सो गुड मॉर्निंग ऑल। तो आप सबको याद होगा हम पंचायती राज के लेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में। तो पंचायती राज अपने आप में एक आप ये कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लो लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी है उसे पंचायती राज कहा जाता है, ठीक है ना। तो पंचायती राज के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ बात की थी। 3 टायर सिस्टम क्या होता है, पंचायती राज क्या बनता है, कहाँ पे होता है, विलेज क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, अंडरस्टूड। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिया ने 1947 में इंडिपेंडेंस ली, तो पंचायती राज किस तरह से निकल के आया, अंडरस्टूड। तो चलिए उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आप सबको याद होगा हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, है ना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टैब्लिश हुआ था 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 में हमने इसे अडॉप्ट किया था, जैसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं या फिर रिपब्लिक डे कहते हैं। ओके, तो इसके बाद से आपको पता होगा गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है परफॉर्म करनी। गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी समझी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टूड। तो इसके बाद हुआ क्या था हिस्ट्री में, 2 कमिटीज थी या आप ये कह सकते हैं 2 प्रोग्राम थे। फर्स्ट वन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में बना था, एंड सेकेंड इज नेशनल एक्सटेंशन सर्विस दैट इज 1953 में जो बनी थी। तो ये 2 प्रोग्राम बने थे इन सब चीजों के लिए कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे पावर नहीं जा रही, कहीं पे कोई आप ये कह सकते हैं एरिया या कोई वर्क पिछड़ा रह गया है, तो वहां तक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए 2 डिपार्टमेंट बने थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। लेटर ऑन इन दोनों को एग्जामिन करने के लिए, दोनों क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कमेटीज बनाई थी, अंडरस्टूड। इन कमेटीज ने इनके वर्किंग स्टाइल को देख के ये क्या निकाल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इनके उससे काम से क्या इफेक्ट आ रहा है और क्या रिजल्ट निकल रहा है, उसके बाद इन कमेटीज ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, अंडरस्टूड। उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए थे। आप ये मानिए कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है, किसी प्रोग्राम ने कोई चीज बता दी, इस प्रोग्राम को एग्जामिन किया किसी कमेटी ने, अब कमेटी जो आउटपुट दे रही है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट मान लेगी, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल हमें जैसे आईएएस ऑफिसर रखने हैं, तो यहां पे कमेटी कौन होगी, यूपीएससी, अंडरस्टूड। जो ये कमेटी को रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट वो एक्सेप्ट कर लेती है, ओके, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसी के तहत सबसे फेमस जो कमेटी आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कमेटी क्या कहती है, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1957 नवंबर में। ये कमेटी कहती है कि हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मींस डेमोक्रेसी एक तो सेंट्रलाइज रहेगी और डिसेंट्रलाइजेशन मीन डाउन द लेवल, ग्रास रूट लेवल तक हमें लेके जानी है। तो बेसिकली जो इनकी टर्म थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इस टर्म को बना दिया गया पंचायती राज, अंडरस्टूड। कोई आपसे पूछे कि पंचायती राज टर्म कहां से निकली है, तो बेसिकली बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो की थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे पंचायती राज नाम की इंस्टीट्यूशन जो है वो बना है, अंडरस्टूड। तो ये बात थी बलवंत राय मेहता कमेटी की। तो ये काफी आप ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी। कई बार डायरेक्ट आया भी है क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता कमेटी किस काम के लिए बनाई गई थी, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बनी थी। सेकेंडली, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1958 ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि पंचायती राज जो स्टेट का सब्जेक्ट रहेगा और ये स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से फंक्शन करना चाहती है, अंडरस्टूड। अब जितनी भी गवर्नमेंट है वो सब किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम करती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, स्टेट के स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन के यूनियन सब्जेक्ट है, और जो यूनियन स्टेट दोनों के मिक्स सब्जेक्ट है उसे कंकरेंट सब्जेक्ट कहते हैं, अंडरस्टूड। तो इसी तरह जो स्टेट और पंचायत के आपस में सब्जेक्ट हैं वो सभी टोटली डिपेंड करता है स्टेट के। तो आप इसमें ये मानो कि स्टेट और यूनियन में तो हमें कंकरेंट लिस्ट मिलती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन कंकरेंट लिस्ट। एज पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1958 यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिस्ट रहेगी और कंकरेंट लिस्ट रहेगी, अंडरस्टूड। पंचायत लिस्ट नहीं रहेगी क्योंकि इन्होंने टोटली स्टेट के ऊपर छोड़ा कि वो किस तरह से फंक्शन करना चाहती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वो है, ये भी कोई आपसे पूछ सकता है कुछ बेसिक चीजें कि स्टेट पे ही डिपेंड करता है कि वो पंचायत को किस तरह से फंक्शन करना चाहती है। आपकी एनडीसी 1958 की रिकमेंडेशन थी। ये इतनी रिकमेंडेशन आ गई है कि यहाँ बलवंत राय मेहता ने भी कुछ कह दिया, एनडीसी ने भी कुछ कह दिया। तो जब ये इफेक्टिवनेस स्टार्ट हुई
1957 में रिपोर्ट है, 1958 में इसने और कह दिया कि स्टेट का ही सब्जेक्ट है वो टोटली कैसे फंक्शन करना चाहता है। तो सबसे पहली जो स्टेट थी वो थी राजस्थान। राजस्थान फर्स्ट स्टेट थी जिसने पंचायती राज को एस्टेब्लिश किया, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर जो लेके आई थी फर्स्ट स्टेट, दैट इज राजस्थान। राजस्थान ने ये किया था 1959 में, अंडरस्टूड। पीएम गए थे नागौर में, इनॉग्रेट की थी इसकी 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती वाले दिन। और राजस्थान के बाद जो दूसरी स्टेट थी वो थी आंध्र प्रदेश। इसने भी ये सिस्टम 1959 में अडॉप्ट किया था, दोनों ने ही। तो ये कोई आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट स्टेट जिसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्ट किया था वो राजस्थान थी, और उसके बाद जो थी वो थी आंध्र प्रदेश, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद बात आती है 3 टायर सिस्टम की, हमने जो लास्ट में बात की थी। तो 3 टायर सिस्टम आप सबको पता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रहती है। जैसे यहाँ पे था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन यूनियन देन सेंटर देन पंचायत। तो इसी तरह 3 टायर सिस्टम में क्या हो गया कि पंचायत भी 3 डिसेंट्रलाइज्ड हो 3 सिस्टम में। फर्स्ट वन इज विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है विलेज एक गांव, ब्लॉक क्लस्टर ऑफ विलेज, 3-4 विलेज होंगे जहां वो ब्लॉक बनेगा, डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर ऑफ ब्लॉक्स, अंडरस्टूड। तो विलेज जो देखता हो आपकी विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत देखती है, विलेज को ग्राम भी कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक जो देखता है वो देखते हैं पंचायत समिति, अंडरस्टूड। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो देखते हैं जिला परिषद। ये 3 टर्म आपको पता होनी चाहिए। इसमें ग्राम तो क्लियर है कि विलेज मींस ग्राम, तो ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट मींस जिला परिषद, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में जिला कहते हैं। जैसे जिलाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो जिला बेसिकली जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कि जिला जींद, जिला सोनीपत, तो जिला ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तो आपको याद ही रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट मींस जिला परिषद, विलेज मींस ग्राम पंचायत, जो ब्लॉक रहते हैं वो पंचायत समिति। आप ये मान सकते हैं कि जैसे ग्राम पंचायत है तो ये जो हो गया पंचायत की समिति है, तो ये 3 रहते हैं। तो बेसिकली 3 टायर सिस्टम आपका ये कहता है विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। बट जब ये अडॉप्ट हुआ तो उस टाइम कुछ गवर्नमेंट ऐसी थी जिन्होंने 2 टायर सिस्टम ही लिया। कुछ स्टेट्स ने 2 टायर सिस्टम लिया था, कुछ स्टेट ने 3 टायर सिस्टम लिया था। अब ये 2 टायर किसने लिया, 3 टायर किसने लिया, ये हम आपके साथ एक पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप वहां से एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने करना है कि 2 टायर सिस्टम गवर्नमेंट किस स्टेट में थी, 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट किस स्टेट में थी, फॉर पंचायती राज, अंडरस्टूड। तो ये 3 टायर सिस्टम का मतलब है, ये भी आपको पता हो, इनके हिसाब से कोई पूछता है या कहीं आपको राइटिंग में आ जाता है या कोई एमसीक्यू किसी अलग वे में आता है तो आपको इनके पता हो डिफरेंस क्या है, ओके। तो इसके बाद अलग से एक कमेटी, जैसे मैंने यहाँ बात की थी बलवंत राय मेहता कमेटी, ये फर्स्ट थी तो इसके बारे में हमने ज्यादा बात की। अदरवाइज इसी के साथ 5-6 कमेटीज और थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में, जीवी के राव कमेटी 1985 में, एलएम सिंघवी कमेटी 1986, थुंगन कमेटी 1988 एंड गडगिल कमेटी 1988 में, ओके। इनमें आपको सिर्फ याद रखना है कि ये कमेटीज किससे लिंक है, ये कमेटीज आपके लिंक है पंचायती राज से, अंडरस्टूड। ये सिर्फ आपको याद रखना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कई बार अगर यूपीएससी में या किसी भी सेंट्रल सर्विस, पब्लिक सर्विस में आएगा तो उसमें ये क्रॉस, या आप ये कह सकते हैं मैच द फॉलोइंग में आएगा कि आपको गडगिल कमेटी दे दी, बलवंत राय दे दिया, कुछ भी दे दिया, सामने दे दिया इलेक्शन रिफॉर्म, पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचायती राज अमेंडमेंट्स, तो आपको सिर्फ उसमें मैच करना है कि गडगिल मींस पंचायती राज, एलएम सिंघवी मींस पंचायती राज, अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ बाय नेम आपको याद रखना है कि कौन सी कमेटी किसकी थी। तो जो लास्ट में हमारा रहता है वो ये रहता है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिला था 73rd अमेंडमेंट 1992 में, अंडरस्टूड। 73rd अमेंडमेंट 1992 ने क्या किया था, पार्ट 9 ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 9 ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके आर्टिकल थे 243 से 243O एंड शेड्यूल 11 ऐड हुआ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका आर्टिकल था 243G। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर आता है, फाइनेंस के अंडर कौन से आर्टिकल आते हैं, तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो बेसिकली 73rd अमेंडमेंट ने पार्ट 9 ऐड किया, शेड्यूल 11 ऐड किया, ठीक है। ये ऐड करने से क्या मिला, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायती राज एक लीगल रिक्वायरमेंट है,
जहाँ पे ये नहीं होगा वहाँ पे आप, और सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को आप ये कह सकते हैं कि जस्टिसिएबल नेचर है, जस्टिसिएबल जुडिशिएबल कह सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाके इसके अपने अधिकारों के लिए आप लड़ सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट। अंडरस्टूड? तो ये हमें 73rd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, और इससे दो सब्जेक्ट निकल के आए, एक कंपलसरी सब्जेक्ट और एक वॉलंटरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट वो हो गया कि जब स्टेट कोई लॉ बनाएगी, कोई पॉलिसी बनाएगी, तो जो कंपलसरी आएंगे पंचायती राज के कंपलसरी सब्जेक्ट, वो ध्यान में रखने ही रखने हैं उन्होंने जब भी लॉ या पॉलिसी बनाएंगे। वॉलंटरी कौन से हो गए कि वो स्टेट की मर्जी है कि लॉ या पॉलिसी बनाते हैं, उनको मे भी ध्यान दे मे भी ना दे, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। की अगर कहीं आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके हैं तो वहाँ पे हो सकता है ये सब्जेक्ट ना कंसीडर करें, पर ये तो आपको करने ही पड़ेंगे एज पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अंडरस्टूड? तो इस वे में जैसे कंपलसरी आ गया, ये आ गया, तो ये जो चीज है ये करना ही करना है, नहीं हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये जो नेचर रहता है ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसका मतलब है कि जो मैंडेटरी कर दिया कि करना ही करना है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा पंचायती राज यहाँ पे है। सेकेंडली सबसे मेजर चीज यहाँ पे शेड्यूल 11 जो है, शेड्यूल 11 बेसिकली मैं बात करूं तो शेड्यूल 11 बताता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत।